हेलो स्टूडेंट मैं अनिल श्रीवास्तव गवर्नमेंट VOIT PG ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। आज मैं आपसे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट के संबंध में बात करना चाहूँगा। ये टॉपिक BSc 3 जूलॉजी और BSc फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी दोनों के स्टूडेंट के लिए कॉमन टॉपिक है। बीटा ऑक्सीडेशन फैट के ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस है और शायद आपको मालूम होगा कि fat is the maximum energy liberating substance in comparison to carbohydrate and protein। जो 3 मेजर मेटाबोलाइट्स हम लोग के पास है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी हम लोग को लिपिड से मिलता है। लिपिड को आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हुएगा, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड। और सिंपल लिपिड में 2 मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं, एक ग्लिसरॉल और दूसरा फैटी एसिड। ग्लिसरॉल में 3 अल्कोहलिक ग्रुप है, तीनों अल्कोहलिक ग्रुप से 3 फैटी एसिड आकर जुड़ता है। अगर आप फैटी एसिड को गौर से देखिए तो ये कार्बन का लॉन्ग चेन कंपाउंड है, जिसमें केवल एक फंक्शनल ग्रुप COOH रहता है और कार्बन का नंबर कांस्टेंट नहीं रहता है। लेकिन ये तय है कि हर फैटी एसिड में कार्बन इवन नंबर में रहेगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ऑड नंबर में फैटी एसिड में आपको कार्बन नहीं मिलेगा। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बदलता जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी बदलती चली जाती है और फिर इसका नाम भी चेंज होता चला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी फैटी एसिड में केवल 4 कार्बन है तो ब्यूटारिक एसिड है, 16 कार्बन है पाल्मिटिक एसिड है, 18 कार्बन है एस्टेरिक एसिड है एंड सो ऑन। नेचुरल फैट जो आपके बॉडी में प्रेजेंट है उसका हाइड्रोलिसिस ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के रूप में एडिपोज टिश्यू में सामान्यतः होता है और वहाँ से हाइड्रोलिसिस के बाद वो फैटी एसिड ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में मूव करेगा, वो ब्लड में चला जाता है। यहाँ जो ग्लिसरॉल कंपाउंड है, ग्लिसरॉल कंपाउंड भी आपका कन्वर्ट करेगा अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट में, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है ग्लिसरोकाइनेज, और फाइनली ये कन्वर्ट होकर बन जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आपको याद होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस का एक प्रोडक्ट होता है। आवश्यकता होने पर ट्रायोज फॉस्फेट के माध्यम से, ट्रायोज फॉस्फेटेज के माध्यम से यह कन्वर्ट कर जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और जब यह डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करके तो वहाँ से ग्लाइकोलाइसिस का एक पैरेलल चेन चलता है। मीनिंग फिर से अगर देखें तो लिपिड में 2 पार्ट, सिंपल लिपिड में 2 पार्ट, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल में 3 अल्कोहलिक ग्रुप है, तीनों अल्कोहलिक ग्रुप से फैटी एसिड अटैच रहता है, 3 फैटी एसिड अटैच रहेगा, जिसको आप ट्राइग्लिसराइड बोलते हो, और ट्राइग्लिसराइड आपका सिंपल लिपिड है। हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लिसरॉल कन्वर्ट करता है अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट में, फिर कन्वर्ट करता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो सकता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और फिर उसके आगे ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस का वह एक पार्ट होगा। लेकिन जो फैटी एसिड है, उस फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बीटा ऑक्सीडेशन कहलाता है। 1905 में बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को इन्होंने क्लियर किया। इन्होंने फैटी एसिड में रेडियोएक्टिव आइसोटॉप डिफरेंट कार्बन पे ऐड किया था, फिर एनिमल के बॉडी में पास किया। यूरिन से निकलने के बाद जब इसको एनालाइज किया तो उन्होंने पाया हर फैटी एसिड के बीटा कार्बन से ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है, इसलिए इसको बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहा जाता है। कहाँ होगा ये बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस? जब आपके सेल में फैटी एसिड पहुंच रहा है तो पहली नीड है उस फैटी एसिड को एक्टिवेट करने का, और ये एक्टिवेशन का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में। जब एक बार ये फैटी एसिड एक्टिवेट कर गया तब वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगा। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, डायरेक्टली एक्टिव फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जा नहीं पाता है। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। इस पूरे प्रोसेस के लिए जो एंजाइम है, चूंकि एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए उसका एंजाइम भी सेल के साइटोप्लाज्म में है। लेकिन ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का जो प्रोसेस है, जो 3-4 स्टेज में कंप्लीट होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में उसके लिए एंजाइम प्रेजेंट है।
मैं आगे के प्रोसेस में चलूं उससे पहले आपका एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहूँगा। ये एक फैटी एसिड का एग्जांपल मैंने लिया, पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि नॉर्मली हम लोग डेली पाल्मिटिक एसिड किसी न किसी रूप में लेते हैं। पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन कंपाउंड है। आप काउंट कर लीजिए, सबसे राइट साइड में एक इसका फंक्शनल ग्रुप COOH है, उसके बाद 15 कार्बन है। हाइड्रोजन केवल बैलेंसी मेंटेन करने के लिए है। किसी भी फैटी एसिड में ऑलवेज इवन नंबर ऑफ कार्बन रहेगा, जैसे 2, 4, 6, 8। ऑड नंबर ऑफ कार्बन जैसे 3, 5 नहीं मिलेगा आपको। आप एक साइड फंक्शनल ग्रुप बाकी कार्बन का चेन बनाकर उसमें हाइड्रोजन से उसकी बैलेंसी पूरा कर दीजिए। अब ये काफी लंबा चेन भी हो सकता है, इसलिए इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी आप बना सकते हैं, जिस नीचे मैंने दिया है। देखिए, राइट साइड में फंक्शनल ग्रुप है COOH, उसके बाद एक CH2 फर्स्ट कार्बन जो है अल्फा, उसके जस्ट बाद वाला CH2 बीटा कार्बन, उसके बाद रेस्ट जितना भी नंबर ऑफ कार्बन उसको आप R से इंडिकेट कर दीजिए। बार बार उतने सारे कार्बन को लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए R से आप उसको इंडिकेट कर लीजिए। ये एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉर्मूला लेकर आगे के प्रोसेस को आप बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट आइए एक्टिवेशन प्रोसेस। देखिए, एक्टिवेशन प्रोसेस में मैंने एक फैटी एसिड लिया, जो सेकंड ऑप्शन फार्मूला का मैंने आपको बताया था, COOH CH2 CH2R, R फॉर लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन, वो यहाँ आपको दिख रहा है। इसमें एक्टिवेशन के लिए एक मॉलिक्यूल कोएंजाइम A टैग करना पड़ेगा। HCOA कोएंजाइम A है। इस रिएक्शन को कंडक्ट करने के लिए थायोकाइनेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए एक मॉलिक्यूल ATP की जरूरत होती है, और ATP जब यहाँ ब्रेक करता है तो AMP एंड PP में कन्वर्ट करता है। 2 मॉलिक्यूल एनर्जी रिच फॉस्फेट रिलीज करता है। नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि ATP ब्रेक करके ADP और P बनाता है, लेकिन इस केस में ATP ब्रेक करके AMP और PP बनाता है। इसलिए एनर्जी कैलकुलेशन के टाइम में हम लोग 2 मॉलिक्यूल ATP कंजम्पशंस के बराबर इसको मान लेते हैं। यहाँ देखिए, इस केस में थायोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से जब ये फैटी एसिड कोएंजाइम A से जुड़ रहा है, तो फैटी एसिड का COOH और कोएंजाइम A में फॉर्मूला है HCOA, तो COOH का OH और कोएंजाइम A का H, ये दोनों मिलकर वाटर बनाया, और ये वाटर लिक्विड हो जाता है, अलग हो जाता है। अब COOH का CO और कोएंजाइम A का S, दोनों का बॉन्ड क्लियर है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, और फिर आपका कंपाउंड बना RCH2 CH2 CO SCOA after liberation of the water by the help of the thiokinases enzyme। ये न्यू कंपाउंड आपका कहलाएगा एकाइल कोएंजाइम A। ये एकाइल कोएंजाइम A अब एक्टिव फैटी एसिड है। जब तक आप इसमें ये कोएंजाइम A पार्ट ऐड नहीं कीजिएगा जो साइटोप्लाज्म में होता है, तब तक आपका फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मैट्रिक्स में नहीं जा पाएगा और बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। सो साइटोप्लाज्म का ये स्टेप फर्स्ट स्टेप है, जो थायोकाइनेज एंजाइम एक मॉलिक्यूल ATP और एक मॉलिक्यूल कोएंजाइम A की मदद से कंडक्ट करता है। एक्टिवेशन के बाद हमारे सामने एक दूसरा प्रॉब्लम है। इवन एक्टिव फैटी एकाइल COA ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए इम्परमिएबल है, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। फिर यहाँ एक हेल्प लेना पड़ता है, कार्निटीन कंपाउंड। आपका फैटी एकाइल COA इस कार्निटीन से प्रतिक्रिया करके बनाएगा एकाइल कार्निटीन कंपाउंड। ये एकाइल कार्निटीन कंपाउंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में फैटी एकाइल COA को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। बट फिर यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, HCOA जो फैटी एसिड को एक्टिवेट करने के लिए आपने टैग किया था, वह आपने सेल के साइटोप्लाज्म से लिया था, और इसके सहारे एक्टिवेशन के बाद आप एकाइल COA को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का कोएंजाइम A और साइटोप्लाज्म का कोएंजाइम A दोनों अलग अलग रहेगा। इसलिए जैसे ही एकाइल COA कार्निटीन कंपाउंड से जुट रहा है, वह जुटने के साथ ही HCOA पार्ट रिलीज कर देता है साइटोप्लाज्म में ही। फिर एकाइल कार्निटीन कंपाउंड बना, हेल्प कर रहा है एकाइल कार्निटीन ट्रांसफरेज एंजाइम,
और इकाइल कार्निटीन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रिलीज हो रहा है। जिस टाइम में रिलीज हो रहा है उस टाइम में माइटोकॉन्ड्रियल कोएंजाइम में आकर इससे टैग हो जा रहा है ताकि फैटी एसिड एक्टिव रहे। सो एक वेरी यूनिक प्रोसेस है। इकाइल CoA एक्टिवेशन के बाद भी डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ हेल्प लेना पड़ रहा है कार्निटीन का, और कार्निटीन न केवल इकाइल CoA को ट्रांसफर कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, बल्कि माइटोकॉन्ड्रियल HCOA और साइटोप्लाज्मिक HCOA दोनों को अलग अलग रख रहा है। सो यूनिक रिएक्शन ये है। आइए अब हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। इसमें सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड इकाइल CoA। कार्निटीन के हेल्प से आप एक एक्टिव फैटी इकाइल CoA को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचा चुके हैं। यहाँ इस इकाइल CoA का डिहाइड्रोजिनेशन होना है, और ये डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस करेगा इकाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब डिहाइड्रोजिनेशन अगर होना है तो H+ आयन रिमूव करना पड़ेगा, और ये H+ आयन रिमूव जब आप करेंगे तो उसका कोई ना कोई एक्सेप्टर होना चाहिए। यहाँ एक्सेप्टर फाड है। दो तरीके का हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर होता है, एक फाड और दूसरा नाड। ये एंजाइम पे डिपेंड करता है कि कब वो फाड एक्सेप्ट करेगा, कब वो नाड एक्सेप्ट करेगा, मीनिंग कब फाड H+ आयन को एक्सेप्ट करने वाला है, कब नाड H+ आयन को एक्सेप्ट करने वाला है। इस रिएक्शन में इकाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा जो हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कराया जा रहा है फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन ऑफ फैटी इकाइल CoA एंजाइम, उसे फाड रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके फाड रिड्यूस्ड हो जाएगा इनटू FADH2 में। लेफ्ट साइड में जो फिगर है उसमें एरो इंडिकेट कर रहा है कि अल्फा और बीटा दोनों कार्बन से एक HH निकल रहा है। राइट साइड में आ जाइए, आपको साफ साफ दिखेगा HH रिमूव हो जाने के बाद केवल CH अल्फा में रह गया, CH बीटा में रह गया, वहां डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और ये कंपाउंड आपका हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इकाइल CoA। आपका लक्ष्य था इस फैटी इकाइल CoA को अनसैचुरेटेड फैटी इकाइल CoA में कन्वर्ट करना, जो इस प्रोसेस से कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टेप 2 में आ रहे हैं। अनसैचुरेशन के बाद इसमें हाइड्रेशन करना है, और हाइड्रेशन के प्रोसेस से हम इसे बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल CoA में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है NY-CoA हाइड्रेटेज एंजाइम। देखिए लेफ्ट साइड में आपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल CoA लिया है, एक मॉलिक्यूल वाटर यहाँ ऐड कर रहे हैं, वाटर में H और OH है। ये एंजाइम NY-CoA हाइड्रेटेज वाटर के OH को बीटा कार्बन का CH के बगल में CHOH, और अल्फा कार्बन में जहां CH है वहां वाटर का H मीनिंग CH2 ऐड कर रहा है। और इस प्रकार चूंकि बीटा कार्बन पे OH जुड़ा इसलिए इसे बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल CoA में कन्वर्ट कर दिया। ये था जो लेफ्ट साइड में स्लाइड में आपको दिख रहा है, वहां से बीटा कार्बन से दोनों H को रिमूव कर रहे हैं। अल्फा कार्बन का CH2 जो कहते हैं मेंटेन है, और बीटा कार्बन से दोनों H जब रिमूव हो रहा है तो नाड आपका रिड्यूस्ड हो जा रहा है इनटू NADH2। नाड के रिड्यूस्ड होते ही आपका कंपाउंड में कीटोनिक ग्रुप डेवलप कर गया RCO, क्योंकि दोनों H आप हटा चुके हैं इसलिए RCO CH2 CO SCOA, मीनिंग आपके फैटी एसिड में अब कीटोनिक ग्रुप डेवलप कर चुका है, बीटा कार्बन पे डेवलप किया, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बीटा कीटो इकाइल CoA आफ्टर रिडक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ नाड इनटू NADH2। एंजाइम हेल्प किया हाइड्रोक्सी इकाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज। स्टेप 3 में आप बीटा कीटो इकाइल CoA बना चुके हैं। स्टेप 4 थायोलाइटिक क्लीवेज रिएक्शन का प्रोसेस है। यहाँ इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि फैटी एसिड का लास्ट 2 कार्बन ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन करेगा। और इस प्रोसेस में आपको फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से एक कोएंजाइम A लेना पड़ेगा, HCOA लेना पड़ेगा। HCOA फैटी एसिड के साथ ऐड होकर तब इसे बीटा कार्बन से क्लीव करके एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएगा, और रिमेनिंग पार्ट एक्टिव फैटी एसिड के रूप में रह जाएगा। और ये प्रोसेस
तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंप्लीट फैटी एसिड आपका ऑक्सीडाइज नहीं हो जाए। अब आप यहां देखिए, लेफ्ट साइड में बीटा कीटो एसाइलसीओ है। इससे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से HCOA एक मॉलिक्यूल हमें टैग करना है। ये काम थायोलाइटिक क्लीवेज का काम है, जो बीटा कीटो थायोलेज एंजाइम करेगा। आप यहां देख रहे हैं फॉर्मूला में RCOCH2 है और COSCO एक्टिवेशन के लिए आया था। नीचे जो कोएंजाइम है उसका HCH2 फॉर्मूला के RCOCH2 से जाकर जुड़ जाएगा, तो ये कंपाउंड हो जाएगा CH3। फिर CO जहां बीटा कार्बन है वहां से ये कट होगा और कट करके अलग कंपाउंड बना दे रहा है CH3COSCOA, जो स्टाइल कोएंजाइम में बन गया। और रिमेनिंग पार्ट RCO से कोएंजाइम A का SCOA जुट गया। चूंकि RCO से SCO जुट गया तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फैटी एसिड भी एक्टिव रह गया, क्योंकि उसके साथ कोएंजाइम है और 2 कार्बन के साथ स्टाइल कोएंजाइम में अलग हो गया। बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस का ये लास्ट स्टेज था। इस प्रोसेस में क्लियर कट आप देख रहे हैं कि 2 कार्बन जो बीटा कार्बन से कट के स्टाइल कोएंजाइम में बनाकर अलग कर दिया और रिमेनिंग कार्बन कोएंजाइम में नए कोएंजाइम में जुटने के कारण एक्टिव फॉर्म में रह गया। अब ये प्रोसेस फिर रिपीट करेगा, मैट्रिक्स में जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको रिपीट करेगा और हर बार ये रिपीट पूरी साइकिल चलाकर 2-2 कार्बन कट करता जाएगा। तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि सभी कार्बन स्टाइल कोएंजाइम में परिवर्तित ना हो जाए। आफ्टर ऑल हमें कितना एनर्जी मिला? अगर हम एनर्जेटिक्स इसमें कैलकुलेट करें इस पूरे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के बाद, पाल्मिटिक एसिड एग्जांपल लिया है हमने, क्योंकि पाल्मिटिक एसिड नॉर्मली हम लोग डेली फूड के रूप में लेते रहते हैं। इसमें 16 कार्बन है। इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। यहां मैंने 16 कार्बन को प्लेस किया है, C1 से लेकर C16 तक। फर्स्ट साइकिल ऑक्सीडेशन चला राइट साइड से, कार्बन 16 देन 15 ये कट कर अलग हुआ, एक मॉलिक्यूल स्टाइल कोएंजाइम में बना और एक NADH2 और एक FADH2 इसमें प्रोड्यूस हुआ है। रिएक्शन में हम लोगों ने देखा है कि एक नाड और एक फॉड रिड्यूस्ड हुआ था। फिर सेकेंड साइकिल चला। सेकेंड साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही अब चलेगा, क्योंकि फैटी एसिड ऑलरेडी एक्टिव है, इसलिए उसे साइटोप्लाज्म में नहीं जाना है। फिर सेकेंड साइकिल में फिर 2 कार्बन, थर्ड में फिर 2 कार्बन, फोर्थ में फिर 2 कार्बन, फिफ्थ में 2 कार्बन, सिक्स में 2 कार्बन, सेवेंथ में फिर 2 कार्बन। 7 साइकिल के बाद आपके फैटी एसिड में पाल्मिटिक एसिड जो था 16 कार्बन वाला चेन, उसमें केवल 2 कार्बन बच गया। 7 साइकिल तक हर बार वह स्टाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस किया है, हर बार वो FADH2 और NADH2 बनाया है और लास्ट वाला ऑटोमेटिकली स्टाइल कोएंजाइम के रूप में निकल आया। अब आप इसके आधार पे एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली 7 साइकिल चला 16 कार्बन फैटी एसिड को कैटाबोलाइज करने के लिए। हर साइकिल में एक FADH2 और एक NADH2 बना है। आपको मालूम होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद एक FADH2 2 ATP और एक NADH2 3 ATP प्रोड्यूस करता है। मतलब ये कि एक FADH2 और एक NADH2 दोनों मिलके 5 ATP दिया। मतलब हर साइकिल में 5 ATP के इक्विवेलेंट NADH2 और FADH2 प्रोड्यूस हो रहा है। हर साइकिल में एक स्टाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस हो रहा है। 16 कार्बन चेन पाल्मिटिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने पर 8 स्टाइल कोएंजाइम A का प्रोडक्शन हो रहा है। कैलकुलेट करें तो चूंकि 7 साइकिल चला, हर साइकिल में FADH2 एक और एक NADH2, मतलब 2 और 3, मतलब टोटल 5 ATP, तो 7 × 5 35 ATP FADH2 और NADH2 से मिलेगा पाल्मिटिक एसिड के ऑक्सीडेशन में। 8 स्टाइल कोएंजाइम ये बना है, चूंकि 16 कार्बन का बॉन्ड था। ये 8 स्टाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करेगा। जैसा आपको मालूम होगा स्टाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करता है। ऑक्सीडाइज्ड स्टेट से मिलकर साइट्रेट, आइसोसाइट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट के रूप में वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। और एक पूरे क्रेब्स साइकिल में टोटल ATP 12 ATP बनता है।
डायरेक्ट एटीपी अगर सबस्ट्रेट लेवल पे बात करें तो एक क्रेब साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल पे केवल एक ही एटीपी जनरेट होता है, बट टोटल NADH2 और FADH2 से बनने वाले सारे एटीपी को अगर आप कैलकुलेट कर लीजिए तो एक क्रेब साइकिल में 12 एटीपी बनता है। यहाँ 8 एस्टाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस हुआ है, सो 8 into 12 is equal to 96 एटीपी। अब 35 और 96 एटीपी को जोड़ दीजिए, 131 एटीपी बना आपका। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइटोप्लाज्म में जब आप फैटी एसिड को एक्टिवेट कर रहे थे तब आप एक AMP से 2 एनर्जी रिच फॉस्फेट रिलीज किया था आपने, एक ATP से 2 फॉस्फेट एनर्जी रिच फॉस्फेट आपने रिलीज किया था, यानी ATP को आपने ब्रेक किया था AMP एंड PP में। मान लीजिए यहाँ कि 2 मॉलिक्यूल ATP के बराबर ATP खर्च हो गया है, सो 131 ATP में से 2 ATP हमने माइनस कर दिया, नेट गेन कितना होगा 129 ATP। एक मॉलिक्यूल फैट में मिनिमम 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड रहता है। अगर 3 मॉलिक्यूल पाल्मिटिक एसिड उसमें जुड़ा हुआ है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 129 into 3 प्लस जो ग्लिसरॉल निकला था मैंने बताया वो डाइहैड्रोक्सीस्टोन में कन्वर्ट किया, डाइहैड्रोक्सीस्टोन से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया, फिर वहां से ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चला, वो एनर्जी भी जुटेगा। आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल अथवा ग्लाइकोलाइसिस अथवा कोई दूसरा प्रोसेस की तुलना में बीटा ऑक्सीडेशन में कितना एनर्जी मिल रहा है। इसलिए मैंने शुरू में ही लेक्चर के शुरू में ही आपको बताया था कि फैट इज द मैक्सिमम एनर्जी लिबरेटिंग सब्सटेंस। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट हमारे नॉर्मल एक्टिविटी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जब आप हेक्टिक एक्टिविटी में आते हैं आपको फैट का सपोर्ट लेना पड़ता है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग यूनिट एंड जीन एक्सप्रेसिंग यूनिट है, आपके नॉर्मल कंडीशन में प्रोटीन एनर्जी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता नहीं है, इमरजेंसी में वह केवल कंट्रीब्यूट करेगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, अदरवाइज वह बॉडी बिल्डिंग यूनिट और जीन एक्सप्रेशन यूनिट है। सो मैक्सिमम एनर्जी की जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हमें पाल्मिटिक एसिड लेना पड़ेगा, और नॉट पाल्मिटिक एसिड, एनी फैटी एसिड आप ले सकते हैं, किसी भी फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करके हम ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। सो बीटा ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमें ये क्लियर होता है कि हमारे बॉडी में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, लिपिड कन्वर्ट करता है फैट में, सिंपल फैट ब्रेक करके फाइनली फैटी एसिड बनाता है, फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होता है तो आपको एनर्जी देता है। सो फाइनली थैंक यू, उम्मीद है आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे। थैंक यू।